Yes, good afternoon, students. We are meeting this time to share with you the first lecture on this Riemann integration. Riemann integration को आगे लेने से पहले मैं बताता हूँ, ये 12th क्लास वगैरह के लिए नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज या इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए भी है। ये इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए हाँ, ये एक्चुअली जो हम आपके साथ आज ये पहला लेक्चर दे रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन में, आप पूछेंगे ज़रूर कि ये रियल एनालिसिस का एक सब टॉपिक है। रियल एनालिसिस का टॉपिक है, रियल एनालिसिस में एक टॉपिक है। वैसे अगर हम रियल एनालिसिस देते तो हमें स्टार्ट से ही लेना था, जहाँ हम डिफ़ाइन करते व्हाट इज़ रियल नंबर, डेवलपमेंट ऑफ रियल नंबर, देन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड वगैरह। लेकिन ये कुछ स्टूडेंटों की डिमांड थी इस पे कि हम ये चाहिए रीमान इंटीग्रेशन, तो पता नहीं है कि उन्होंने कि ये बीच में उठाया, तो ये उनको मालूम होगा क्या प्रॉब्लम है। चलो, मैंने समझा तो ठीक है कि अगर हम रियल एनालिसिस का जो बिगिनिंग है, रियल एनालिसिस के बिगिनिंग यूनिट्स जो है, अगर वो बाद में उठाएंगे, यहाँ जो इसमें जो बेसिक आएगा आपको रीमान इंटीग्रेशन में, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रीमान इंटीग्रेशन मतलब इसमें क्या लैंग्वेज यूज़ हो जाएगी रीमान इंटीग्रेशन में, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैंने चाहा कि ये रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, किस लिए है, कैसे ये हम करते हैं, मैंने समझा कि मैं आपको एक या एक से ज़्यादा लेक्चर दूंगा उस आदमी पे जिसने ये इस पे पहला काम किया था, जिसने इसकी फर्स्ट रिगरस डेफिनेशन दी है। वो था बर्नार्ड रीमान ऑफ जर्मन गॉटिंजन यूनिवर्सिटी और जर्मन यूनिवर्सिटी के बर्न यूनिवर्सिटी में उसने तालीम हासिल किया है। मैं थोड़ा चाहता हूं कि उसके लाइफ हिस्ट्री पे एकेडमिक बैकग्राउंड जो उसका है, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन जो है, उस पर मैं थोड़ा चाहता हूं कि एक रोशनी डाली जाएगी, उसका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन जो है इसका, रीमान का एकेडमिक कंट्रीब्यूशन। क्योंकि आम तौर पे हम देखते हैं कि जब हमें कोई केक प्लेट पे आता है, हम इसका ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये केक बनाने वाला जो है, इसको कितना टाइम लगा होगा ये बनाने में, इसने कैसी मेहनत की है ये बनाने में। हमें प्लेट में आता है और खा जाते हैं, है ना। इसीलिए इसी तरह यहाँ भी है। एक्चुअली मैं थोड़ा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ रीमान के इसका बैकग्राउंड, इसका मतलब एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, इसकी मतलब एकेडमिक जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो उसके मैं थोड़ा रोशनी डालूँगा। अगर एक लेक्चर भी इसमें हो जाएगा या एक से ज़्यादा, हमारे पास टाइम है, तो ये हम कॉलेज में इस वक्त नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम मतलब अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं। अगर हम एक दो लेक्चर्स इसमें ज़्यादा देंगे, नो प्रॉब्लम, और आराम से आपको पढ़ाएंगे। तो एक्चुअली इसमें तो एक दो रीज़न्स है। आजकल के दौर में जो जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए मैथमेटिक्स में, किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो हो हायर सेकेंडरी लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो वगैरह, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, वहाँ पे आपको इंटरव्यू के वक्त जो इंटरव्यू का सर्कल होता है, इंटरव्यूअर आई मीन, जो आपको इंटरव्यू वहाँ पे लेते हैं, वो मैथमेटिक्स के जानने में एक या दो आदमी होते हैं जो मैथमेटिक्स नोइंग होते हैं, जो मैथमेटिक्स एक्सपर्ट होते हैं, जिनको मैथमेटिक्स आपका मतलब डेप्थ देखते हो आपके मैथमेटिक्स में। लेकिन एक दो वहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको मैं कहूँगा अपनी लैंग्वेज में वो कल ख़राब होते हैं। कल ख़राब इन द सेंस उनको मैथ का कोई वाकफियत नहीं होती है, लेकिन वो हिस्ट्री का सवाल देते हैं, मैथमेटिक्स के हिस्ट्री का सवाल देते हैं। वहाँ पे किसी मैथमेटिशियन के बारे में पूछते हैं, भाई उसने फलान जगह ये किया है, वो किया है, ये बताओ किसने किया है। एक्चुअली हम आम तौर पे जो खासकर जो ये मैथमेटिक्स फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो मैथमेटिक्स लेके आगे जाना चाहते हैं। फ्यूचर का आई मीन है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, हायर सेकेंडरी लेक्चरर पे जाना चाहते हैं, इसको आगे पढ़ना चाहते हैं। उसको ये भी होना चाहिए बीच बीच में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होना चाहिए। जो लीडिंग मैथमेटिशियंस है
चाहे रीमान है, चाहे कोशी है, चाहे जैकोबी है, चाहे जिसे लिबीग है, चाहे काउंटर है, डिरिचलेट है, जितने भी मैथमेटिशियंस हैं कम से कम आपको उनके हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। आजकल के दौर में जो आपका जो पहले मतलब 10, 15, 20 साल पहले अगर हम हिस्ट्री किसी मैथमेटिशियन की मालूम करना चाहते थे, उसके लिए हमें बुक्स लाने पड़ते थे, बहुत से बुक्स बाज़ार में, वो ये देखना होता था कि ये इसकी लाइफ हिस्ट्री किस बुक में है। आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। आपके पास गूगल अकाउंट है, आपके पास यूट्यूब अकाउंट है, आपके पास बहुत से सोशल मीडिया अवेलेबल है। उसके मदद से आज आप देख सकते हैं कि किस मैथमेटिशियन का क्या कंट्रीब्यूशन है, कहाँ का ये है, कब ये पैदा हुआ, कब इसने किया कंट्रीब्यूशन मैथ में, क्या क्या किया है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कहाँ से कहाँ गया है। ये तो क्योंकि आजकल कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो ये भी पेपर्स लिखते हैं, उनके ये भी पेपर्स जर्नल में अवेलेबल होते हैं। जर्नल में ये पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं कि उन्होंने किसी मैथमेटिशियन की लाइफ हिस्ट्री पे कोई छोटे छोटे पेपर्स लिखे होते हैं। इसलिए आपको इसकी कोई मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। आपको जाना है किसी जर्नल में, आपको जाना है किसी क्या इसका नाम है गूगल में, वहाँ से सर्च करना है, आपको मैथमेटिशियंस का पता चलेगा कौन क्या है। जब आपको कोई मतलब वो आदमी जो उसको मैंने कहा कल ख़राब, जिसको मैथ के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है लेकिन वो हिस्ट्री जानता है, वो हिस्ट्री पर नज़र डालता है, वो भी गूगल पे आजकल जाता है, हिस्ट्री पे जाता है, किस मैथमेटिशियन ने क्या किया, आपको सवाल पूछता है। लेकिन आपको क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स में सब कुछ मालूम होता है, आपने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर मतलब चीज़ में जो आपके मतलब होती है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन, मुझे ये चीज़ पूछेंगे, वो चीज़ पूछेंगे, वो आप इंशाल्लाह कर पाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन जब ये आता है तो आप कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मायूस होते हैं, और उससे तो अगर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन निकला नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने ज़मीर को कुछ महसूस होता है कि भाई मैंने इसको जवाब नहीं दिया। इसलिए मेरी नसीहत यह है कि अगर आप मैथमेटिक्स को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इसको आगे लेना है, इस मैथमेटिक्स को लेके आपको आगे चलना है, यू मस्ट नो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ दोज मैथमेटिशियंस हु आर लीडिंग मैथमेटिशियंस। स्पेशली जो लीडिंग मैथमेटिशियंस यहाँ पे आए हमें, वो 18th सेंचुरी जो है वो माना जाता है गोल्डन एज ऑफ मैथमेटिक्स। यह मैं थोड़ा उसका भी जिक्र करूँगा, वो आप याद रखेंगे। तो मैंने चाहा कि अगर हम रीमान इंटीग्रेशन आपको डिफ़ाइन करेंगे, रीमान इंटीग्रेशन में आपको बताएंगे इसमें क्या क्या लैंग्वेज यूज़ होती है, क्या क्या लैंग्वेज क्या इसमें होती है यूज़, आपको ये बाउंडेडनेस मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने रियल एनालिसिस को टच नहीं किया स्टार्ट से। मैं यहाँ पे वो चीज़ बताऊँगा आपको, व्हाट वी मीन बाय बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, what we mean by this supremium, infimium, extra, the partitioning of a closed interval क्या होता है, then upper sum, lower sum, ये चीज़, ये लैंग्वेज है इस रीमान इंटीग्रेशन में, ये लेके हम फिर आगे जा सकते हैं रीमान इंटीग्रेशन में डिफिनीशन के बाद। लेकिन मैंने चाहा कि भाई ये आदमी जो है जिसने बहुत कम एज में हमें इतना दिया है, आगे इसने बहुत कुछ दिया है, चलो हम भी ये जाने ज़रा इसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पढ़ा है। आज आपको इससे इंटरेस्ट भी डेवलप होगी और आपको ये काम भी आएगा, और आपको इंटरेस्ट खासकर ये डेवलप हो जाएगी जो अदर मैथमेटिशियंस है, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पे भी नज़र डालेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, आजकल ये मुश्किल नहीं काम नहीं है, आजकल ये किताबों से ज़रूरी नहीं है आप किताबें लाने हैं बाज़ार से, आपको अवेलेबल है, पेपर्स अवेलेबल है, जर्नल किसी ने पेपर लिखा होता है किसी मैथमेटिशियन में, डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री लिखी होती है। तो लेकिन वो हिस्ट्री वाला नहीं, मैथ वाला होना चाहिए। मैथ वाला तो रियलिटी दिखता है, जब वो पेपर लिखता है उसकी रियलिटी होती है, तो वो रियलिटी आप देखेंगे। मैंने इसलिए चाहा कि 1 या 2 लेक्चर में मैं आपको रीमान का कंट्रीब्यूशन जो है इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए, ये जो है रीमान इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट डिफिनीशन जो इसका है, द फर्स्ट डिफिनीशन, द रिगरस definition of Riemann integration was given by, नेम उसका पूरा है, ये भी पूरा नहीं है, वो मैं पूरा असली लिखूंगा,
बर्नहार्ड रीमान। इस आदमी ने इसका पहला डिफिनेशन, आगे तो फिर इसको आगे और आदमियों ने लिया है, वो तो दूसरा चीज़ है। देखिए इसका पूरा नाम जो है ये है, ये मैं लिखता हूँ, इट इज़ जॉर्ज फ्रेडरिच बर्नार्ड रीमान। ये इसका असली पूरा नाम है, जॉर्ज फ्रेडरिच बर्नार्ड रीमान। इसने ये दिया है। हाँ, ही वॉज बोर्न on 17th September 1826 and he died कहाँ पे, ये भी लिखेंगे कहाँ ये पैदा हुआ था, ये भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। इन Brazilians, it is this kingdom of Hanover. Today it is called Germany. Today it is Germany. It is Germany. इस जगह ये पैदा हुआ था 17 सितंबर 1826 and died in 20th July 1866। आप खुद देख सकते हैं एज क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि आप देखें इतने छोटी एज में क्या है। ये लेस देन 40 आता है, 60 हाँ ये लेस देन 40 आता है। इट इज़ अबाउट, चलो हम लिखेंगे अबाउट 39 ईयर्स। 39 ईयर्स में क्या इनकलाब इसने लाया, क्या इसने मेहनत की है। तो ये डाइड कहाँ हुआ, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ही डाइड इन सिलेस्का। इट इज़ इन इटाली में इसकी डेथ हो गई 20 जुलाई 1866 में। तो आप देखेंगे, वैसे मैं उस चीज़ पे इसका मतलब रोशनी नहीं डालूँगा कि उसमें बहुत सी चीज़ है, मतलब ये हम कहेंगे इसका बचपन में ही फिर बाप की भी डेथ हो गई और मदर की भी हुई थी, और उसके बाद इसको एक और प्रॉब्लम है जो इसको मतलब ग्रो अप कर रहा था, तो उसकी भी डेथ हो गई। फिर ये एकेडमिक फील्ड में चला गया, उसकी में नहीं। और एक और चीज़ है, उसको मतलब 1-2 जगह प्रमोशन मिली है, मतलब 7th से 9th लिया गया और कुछ, वो मैं नहीं चीज़ यहाँ पे बताऊँगा आपको। मैं बताऊँगा ये कैसे मैथमेटिक्स में इसका डेवलप हो गया, मैथ ये कैसे क्या आया मैथमेटिक्स फील्ड में। तो ये 1826 में इसकी बॉर्न है, किंगडम ऑफ हैनोवर जो आजकल जर्मनी है। तो डेथ हो रही है 20 जुलाई 1866। तो सेलेस्का एक जगह है इटली में, वहाँ उसकी डेथ हो गई। ये है इसका खाली ये डेट, किस डेट में क्या ये रहा। चले अब मैं ये बताता हूँ आपको, ये याद रखेंगे आप, जॉर्ज फ्रेडरिच बर्नहार्ड रीमान इस नाम है। पहला जब इसने यूनिवर्सिटी के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हम इसका हायर चीज़ इसका डिस्कस कर रहे हैं, तो लोअर चीज़ में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम हायर चीज़ इसका बताएंगे। तो इन 1846 में क्या हुआ, रीमान was enrolled
in Göttingen University ये जर्मनी में है, जर्मन सिटी में है। ये 1846 इसको यूनिवर्सिटी में दाखिल किया जाता है। किस लिए? टू स्टडी थियोलॉजी। Theology, you know, it is the subject where you have to study religious beliefs, religion, etc. Because his father encouraged him to join the theology department. He joined theology faculty because it was actually the will of father. फादर की चॉइस थी। देखो एक्चुअली इंट्यूशन क्या होता है, किस लिए इसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, किस सब्जेक्ट के लिए। तो ज्यूरिंग दैट पीरियड इसने क्या किया, ये वहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास भी लेने लगा साइड बाय साइड, या ट्यूटोरियल्स में गया, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल्स में इसका साथ ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया मैथ में। लेकिन खुद चॉइस नहीं की है, ये फिर फादर से परमिशन लेता है, परमिशन लेता है फैमिली मेम्बरों से। फादर से कहता है कि भाई मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ फ्रॉम दिस थियोलॉजी, फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी टू फिलॉसफी। तो उसने क्या किया, ये ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर ट्रांसफ़र इसी यूनिवर्सिटी में क्या किया इसने, ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी to faculty of philosophy। भाई अब ये फिलॉसफी आया, किस लिए आया फिलॉसफी के लिए? मैं टू स्टडी मैथमेटिक्स, क्योंकि इससे पहले इसने कुछ मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अटेंड किए, इसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ये इंट्यूशन है एक्चुअली, वरना ये थियोलॉजी के लिए गया था। तो जब इसने यहाँ पे ये मैथ, अब ये क्या कर रहा है, अब ये इसने ज्वाइन किए क्लासेस, ज्वाइनड क्लासेस अंडर मैथमेटिशियन मॉर्टिस स्टर्न एंड गॉस। देखो उस वक्त गॉस भी था। अब मैं पहले ये बताऊंगा आपको, ये भी आपको काम आएगा कहीं। ये कौन सा पीरियड था, ये पीरियड क्या है। जो आपको 18th सेंचुरी, ये गोल्डन एज ऑफ, दिस इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी याद रखना चाहिए। इट इज़ 1800 सेंचुरी से तकरीबन हम समझते हैं 1910 या 1906 माना जाता है ज़्यादा। इसमें तो बहुत मतलब थर्म्स, मैथमेटिशियंस आए इस फील्ड में। आपका नज़र आएगा दिस कोशी भी, गॉस भी आया, आपको लिबेग भी नज़र आएगा, आइंस्टाइन नज़र आएगा। बहुत से मैथमेटिशियंस, ये 18th सेंचुरी जो माना जाता है, अबाउट 1910 तक आप देखेंगे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जो है उन्होंने जन्म लिया इसी पीरियड में। और इसी पीरियड में आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थर्म्स जो है उन्होंने जन्म लिया। यही है ये पीरियड, जिस पीरियड में, इसी में डिरिचलेट्स भी है, इसी पीरियड में डिरिचलेट्स है और भी मैथमेटिशियंस है इसमें बहुत से। ये माना जाता है गोल्डन एज ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, ये भी याद रखिए, जो 400 से लेके 1600 तक, 400 से लेके 1600, आपको हिस्ट्री में पता होगा शायद, वो माना जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस। उसमें क्या आया, आप उस पीरियड में आर्यभट्ट भी है, उसी पीरियड में आपको आया ब्रह्मपुत्र
जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं वो उस पीरियड के हैं, जो वो उसको हम कहते हैं दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस। तो ये जो है ये गोल्डन एज ऑफ मैथमेटिक्स जनरल माना जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं इन्होंने जन्म लिया इसी में। तो यही पीरियड, इसी पीरियड में रीमान भी है। इसको तो इसमें खुशकिस्मती है, तो इसके टीचर्स तो बड़े बड़े टीचर्स इसने देखे हैं, तो ख़ासकर गॉस भी और इसमें डिचलेस भी। फिर क्या हो रहा है, जब ये इस 1846 में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी में था, तो उसने ये मॉर्टिसन, स्टर्न एंड गॉस के लेक्चर्स अटेंड किए। तो ये एक्चुअली इसका माइंड इतना डेवलप हो गया, तो वो कह रहा था भाई ये तो अब लेक्चर्स दे रहे हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे, मुझे कुछ और आगे चाहिए। तो इसने क्या किया, फिर ये रीमान ने ये कर रहा है, इसने शिफ्ट किया अब 1847 में क्या कर रहा है, 47 he moved from Göttingen to बर्लिन यूनिवर्सिटी। ये है कैपिटल ऑफ जर्मन, ये जर्मन का कैपिटल था। तो इसने अब वहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए वहाँ ज्वाइन किया। तो वहाँ क्या कर रहा है, टू स्टडी मैथमेटिक्स या जनरल जो है, जो सब्जेक्ट्स आते हैं मैथ, फिज़िक्स वगैरह। तो उस वक्त थे उसको डिचलेट, वहाँ था एज़नस्टाइन, जैकोबी, एक्स्ट्रा। देखो बड़े बड़े मैथमेटिक्स कहाँ पे, जब ये जा रहा है फ्रॉम गॉटिंजन यूनिवर्सिटी टू बर्लिन यूनिवर्सिटी, अब 1847 में जा रहा है वहाँ पे। तो उस वक्त जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो हुआ उस वक्त, उस पीरियड में वहाँ बर्लिन में, वो डिचलेट जो है, इसने इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो फिर आगे क्या करता है ये 1849 में क्या करता है, ये जाता है बैक टू गॉटिंजन यूनिवर्सिटी। तो उसका पीएचडी प्रोग्राम होता है। पीएचडी थीसिस जो है वो ये कर रहा है किसके अंडर, क्या इसका नाम है। इस पीरियड में इसने खास बात क्या किया, खास काम क्या किया है, इसने किया है डिस्कशंस। ही डिस्कस्ड complex variables in elliptic function theory। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे बहुत काम किया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पीरियड में इसने ये डिस्कस किया, इसी पीरियड में ये डिस्कशन रहा, इस पे काम किया इसने, इस पे सीखा, इसके लेक्चर्स अटेंड किए, डिचलेट के लेक्चर्स वगैरह। मैं आगे बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा कुछ, मतलब यहाँ पे आपको 20-30 लाइन्स भी जो आपको याद रखेंगे, आपको काम आएगा वो। ये 1849 में जो इसने फिर लिया, क्या इसका नाम है, थीसिस जो उसकी थी, वो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था। उसमें इसने किया ये एप्लीकेशन ऑफ दिस टोपोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, वो भी है उसमें। तो फिर तकरीबन 1851 में उसने थीसिस सबमिट की है। थीसिस सबमिट करने के बाद कुछ लेक्चर्स भी दिए, वो भी मैं शेयर करूंगा। मतलब इसके बहुत सी कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको यहाँ पे इस पे वो चीज़ लिखूंगा, आप याद रखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि जो हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, किस आदमी ने ये दिया है, एज भी क्या थी उसकी। तो फर्स्ट मतलब आइडिया जो डेवलप हुआ रीमान इंटीग्रेशन है। इवन कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी जो है,
कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी जो आप करते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी रीमान इंटेग्रेबल, आपके कोर्स में है। आप देखेंगे ये किस एज में उसने दिया है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी रीमान इंटेग्रेबल, वो इसका थीसिस में आया है। वो गॉस के अंडर सुपरविजन किया, गॉस के अंदर अपने थीसिस का सुपरवाइज किया, फिर सबमिट किया थीसिस, उसमें लेक्चर दिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यू जस्ट रिमेन विद मी एंड आई विल शेयर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रीमान। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे, जस्ट वेट। हाँ चलिए, और भी मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, इससे भी ज़्यादा जो मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया इन 1846 भी मैंने बताया, 46 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, गॉटिजन यूनिवर्सिटी, 47 में शिफ्ट किया गॉटिजन टू बर्लिन, तो फिर 1849 में वापस जाता है गॉटिजन यूनिवर्सिटी में। किस लिए, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इन 1849 ही रिटर्न टू गॉटिजन एंड हिज PhD थीसिस वाज सुपरवाइज्ड बाय गॉस। अब PhD इसने किया है अंडर गॉस, which he submitted in 1851. ओके, रीमानस थीसिस ये देखिए, इसी टाइम इसने क्या किया है, जो आपका कोर्स ऑफ स्टडी भी है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। रीमानस थीसिस स्टडीड द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड इन पर्टिकुलर व्हाट वी नाउ कॉल रीमान सरफेसेस। सिलेबस में है आपको, अगर अंडर ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल पर नहीं है, रीमान सरफेसेस आपको होगा हायर क्लासेस में। रीमान सरफेसेस, ही इंट्रोड्यूस्ड टोपोलॉजिकल मेथड्स वायर इनटू कम्प्लेक्स फंक्शन। कम्प्लेक्स फंक्शन में इसी ने इंट्रोड्यूस किया टोपोलॉजिकल मेथड, याद रखिएगा। द वर्क, ये वर्क किस पे इसने किया, वर्क बिल्ड्स ऑन कोशीज फाउंडेशन, ये कोशी ने पहले ही दिया था, कोशीज फाउंडेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ऑल्सो ऑन प्यूसेकस आइडिया ऑफ ब्रांच पॉइंट्स। तो ये दो चीज़ इसने यूज़ किए, तो इसने एक नया चीज़ डिस्कस किया। रीमानस थीसिस वाज कंसिडर्ड एन ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क विच एग्जामिन्ड ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ किसके, ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शंस उसने अपने थीसिस में ही डिस्कस किया है। इतना ही नहीं, कन्फर्मल मैपिंग एंड कनेक्टिविटी ऑफ सरफेस, बहुत कुछ है और आगे। इसके बाद क्या है, 1849 के बाद जो है वो फिर गॉटिजन यूनिवर्सिटी में उसको अपॉइंट किया जाता है। किस लिए, हैबिलिटेशन प्रोग्राम में उसको खुद दिखाना होता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। अब सेल्फ रिसर्च, सुपरविजन के बगैर रिसर्च करना और टीचिंग करना, वो एक वहाँ पे होता है एक टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिस तरह डॉक्टरों को होता है ना हॉस्पिटलों में, क्या इसका कहते हैं, इंटर्नशिप वगैरह, फिर वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। वही समझो, यूनिवर्सिटी उसने ज्वाइन किया हैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए, वो मैं बताऊँगा। तो जर्मन यूनिवर्सिटी में किया ज्वाइन, तो उसमें उसको फिर लेक्चर्स देने पड़े, जो उसने वहाँ पे सेल्फ रिसर्च किया गाइड के बगैर, और टीचिंग। फिर उसके बाद जॉब मिलता है गॉटिजन में, वो भी मैं शेयर करूँगा। आप मेरे साथ रहे, मैं दूसरा चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। आइए स्टूडेंट्स, हमें आगे ले जाएंगे लेक्चर, जो हमने आपसे डिसाइड किया था कि हम आपको रीमान का एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। कि हम यहाँ पे पहुँचे कि रीमान ने जो इसका नाम है PhD अंडर गॉस किया, अंडर द सुपरविजन ऑफ गॉस। तो उसके आगे हमने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लिखूँगा कुछ पैराग्राफ्स, ताकि आप पढ़ेंगे, आप इसके पता चलेगा कि हम कैसे निकालते हैं कि एक मैथमेटिशियन की लाइफ हिस्ट्री। उस लाइफ हिस्ट्री पे आप आजकल दूसरे लोगों की लाइफ हिस्ट्री बनाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए मैथमेटिशियंस की भी लाइफ हिस्ट्री बनाना, ये आपको ज़रूर काम आएगा। इससे आपको एक एंथुसियाज्म मिलता है कि हम आगे कैसे जाएंगे। आपने देखा कि ओनली एट द एज ऑफ 40 रीमान ने क्या कुछ किया, अभी कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाद में रीमान सबमिटेड हिज थीसिस ऑन December 1851।
क्योंकि 1849 में उसको वो बर्लिन यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा है गॉटिंजन यूनिवर्सिटी, वहाँ अंडर गॉस वो काम कर रहा है किस पे, क्या इसका नाम है, थीसिस पे। तो थीसिस पे इसने बहुत कुछ किया है जो आज आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप लिखते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल, आपको पता चलेगा कहाँ इसने किया, उसने ये हैबिलिटेशन प्रोग्राम में उसका मतलब रिजल्ट दिया है। चलो आगे हम लिखते हैं, ये दिसंबर 16 दिसंबर 1851 में इसने अपनी थीसिस सबमिट की। इन प्रूविंग द फंडामेंटल रिजल्ट्स इन हिज थीसिस रीमान यूज्ड ए वायरेशनल प्रिंसिपल। वायरेशनल प्रिंसिपल उसने यूज किया है। ये वायरेशनल प्रिंसिपल कहाँ इसने लाया है वो भी हम लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले वो 1847 में गया था, कहाँ पे, बर्लिन यूनिवर्सिटी, वहां से लेक्चर्स अटेंड किए थे, ड्रिचलिस के और भी बड़े बड़े मैथमेटिशियनों के ये किए थे लेक्चर्स अटेंड, आइंस्टाइन के साथ भी वहां मुलाकात किया। उसके भी विच ही वाज लेटर, अच्छा, फंडामेंटल रिजल्ट्स इन प्रूविंग दिस थीसिस यूज्ड अ वायरेशनल प्रिंसिपल which he was later to call the Dirichlet principle। उसने इस प्रिंसिपल का नाम रखा डिरिचलेट प्रिंसिपल। बताना यहाँ पे जरूरी है कि डिरिचलेट प्रिंसिपल जो है वो डिरिचलेट का अपना नहीं है, वो अपना नहीं है, वो रीमान ने ही डेवलप किया है, लेकिन डिरिचलेट के लेक्चर्स अटेंड करने से। सिंस he had learned it from Dirichlet's lectures in Berlin University। बर्लिन यूनिवर्सिटी में जब उसने लेक्चर्स अटेंड किए डिरिचलेट के, तो उसने एक प्रिंसिपल डेवलप किया, अपना नाम नहीं दिया उसका, डिरिचलेट के ही नाम दिया। ये भी आप याद रखेंगे, द डिरिचलेट प्रिंसिपल डिड नॉट ऑरिजिनेट विद डिरिचलेट, ये उससे ऑरिजिनेट नहीं हुआ, ये रीमान ने यूज किया है। हाउएवर गॉस, ग्रीन एंड थॉमसन हैड ऑल मेड यूज ऑफ इट, इसका यूज किया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब पीएचडी की थीसिस सबमिट हुई, पीएचडी इसने किया, फिर क्या हो रहा है, ऑन गॉस रिकमेंडेशन रीमान वाज अपॉइंटेड टू अ पोस्ट इन गॉटिंजन यूनिवर्सिटी एंड ही वर्कड फॉर हिज हैबिलिटेशन। ये मैंने बताया था कि हैबिलिटेशन ये पता होना चाहिए कि जर्मनी में यूनिवर्सिटियों में कैसे प्रोफेसर को अपॉइंट किया है। ये क्या है हैबिलिटेशन प्रोग्राम? द जर्मन हैबिलिटेशन सर्व्स एविडेंस, इट सर्व्स एविडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी ऑफ रिसर्चिंग इंडिपेंडेंटली, रिसर्च करना होता हो इस पीरियड में इंडिपेंडेंटली, इतना ही नहीं, एंड टीचिंग इन अ सर्टन सब्जेक्ट एरिया। फिर उसमें तो उसको लेक्चर्स देने होते हैं हैबिलिटेशन प्रोग्राम में। तकरीबन 30 मंथ्स उसने इस पे किया है। ये एक्चुअली है ट्रेडिशनली इन जर्मनी हैबिलिटेशन सर्व्स एज अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन नीडेड टू बिकम ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना होता है, वहाँ एक कोर्स करना होता है, ज्वाइन करना होता है उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ सेल्फ रिसर्च, इंडिपेंडेंट रिसर्च करना होता है, और टीचिंग करने होते हैं। फिर कुछ मतलब मंथ्स के बाद अगर वो 2 साल उस पर स्पेंड करेगा, 1 साल स्पेंड करेगा, फिर उस पर भी उसका एग्जाम होता है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। वो लेक्चर्स फिर अटेंड करते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स, फिर वो उसको देखते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। ये कैपेबिलिटी होती है टू बिकम ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसको कहते हैं हैबिलिटेशन प्रोग्राम। उसने क्या किया, द डिग्री, या मैंने लिखा द डिग्री विच वुड अलाउ हिम टू बिकम ए लेक्चरर या प्रोफेसर इन दिस German university. He spent 30 months working on his habilitation dissertation. उसने 30 months इस पे स्पेंड किए, which was on the representability, उसने क्या काम किया इस पे, on the representability of functions by trigonometric series functions। He gave the condition, देखो जो आप आज यूज कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, जो हमें यहाँ रीमान इंटीग्रेशन में करना है थर्म, व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल, ये आपको करना है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल, वो आपको करना है। तो
कहां पर किस वक्त इसने ये डेवलप किया है? हैबिलिटेशन प्रोग्राम है. He gave the conditions of a function to have an integral. What is the condition of a function to have an integral? जिसको आज हम कहते हैं the condition of Riemann integrability. अपने हैबिलिटेशन प्रोग्राम जो उसने 30 मंथ्स का किया है प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटी में, तो उसके पीरियड के दौरान उसने कंडीशन दिया फॉर अ फंक्शन टू बी इंटेग्रेबल, जिसको आज हम कहते हैं कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी रीमान इंटेग्रेबल. फिर ये कंडीशन जो उसने दिया है ये फिर मैथमेटिशियनों के ने एक्सेप्ट किया. इसका मतलब एग्री हुआ ये. तो इसका भी एग्री होने के लिए कुछ और कंडीशंस है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा. ये एक पार्ट था इसमें, कंडीशन ऑफ रीमान इंटेग्रेबिलिटी. दूसरा पार्ट भी इसमें है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ. दूसरा पार्ट भी इसमें है जो शेयर करेंगे अभी. जस्ट वेट. आइए गाइस, हम इसको आगे लेते हैं. जो आपसे हमने वादा किया था कि हम थोड़ा रोशनी डालेंगे दिस रीमान इज क्या इसका नाम है, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन पे, एकेडमिक लाइफ ही हम कहेंगे इसको. तो हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को ये बोरिंग लगेगा, लेकिन इंफॉर्मेटिव भी है. ऑल्दो दिस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सिलेबस का पार्ट ये नहीं है. आपको सिलेबस, आप आमतौर पे सिलेबस के लाइन से स्टार्ट करते हैं, आप सिलेबस के लाइन से जाते हैं. हम भी वही करेंगे आगे. तो आपका डिफिनेशन देंगे व्हाट इज रीमान इंटीग्रेशन एंड इसके लैंग्वेज हम बताएंगे. लेकिन मैंने चाहा कि आपके साथ एक लेक्चर शेयर करूंगा, 1 या 1.5 लेक्चर शेयर करूंगा कंट्रीब्यूशन ऑफ रीमान, क्योंकि इसकी एज 40 लेस देन 40 रही. इसमें इसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया. मैं पहुंचा था आपको, मैंने हैबिलिटेशन बताया था जब उसने PhD 1851 में सबमिट किया. तो उसके बाद रीमान क्या करता है, वो ऑन गॉस's रिकमेंडेशन पे अपॉइंट हो रहा है. कहाँ पे? गॉटिंजन यूनिवर्सिटी पे. लेकिन अपॉइंटमेंट ये नहीं होती है, ये ट्रायल बेस होती है, जिसको हम कहते हैं हैबिलिटेशन. वो मैंने डिफाइन किया है साथ ही. अब मैं बताता हूँ क्या, जब इसने 30 मंथ्स का हैबिलिटेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद उसका जो सेल्फ रिसर्च होता है, इंडिपेंडेंट रिसर्च होता है, और क्लास वर्क इसने इन 30 इयर्स में क्या काम किया, उस पर मैथमेटिशियन के सामने, ऑडियंस के सामने एक लेक्चर देना होता है. उसके बारे में आपको मैं शेयर करता हूं ताकि आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या जरूरत था उस वक्त जर्मनी में. शायद इस वक्त भी ये होगा. तो ये मैंने लिखा यहाँ पे रीमान्स हैबिलिटेशन लेक्चर्स. हैबिलिटेशन मैंने डिफाइन किया अभी. इट इज द लेक्चर्स दैट रीमान डिलीवर्ड ऑन 10th June 1854 में इसने ये लेक्चर अब डिलीवर किया. 30 मंथ्स हैबिलिटेशन प्रोग्राम पे स्पेंड करने के बाद. ओके, दीज लेक्चर्स जो इसने इस पे लेक्चर डिलीवर किए हैं बिकेम ए क्लासिक ऑफ मैथमेटिक्स. ये क्लासिक, ये तो थे मतलब इंपॉर्टेंट लेक्चर इसने दिए हैं जो वेट रखते थे उस वक्त मैथमेटिशियन के सामने. देयर वर 2 पार्ट्स ऑफ हिज हैबिलिटेशन लेक्चर. ये 2 पार्ट्स एक्चुअली, तो मैंने सारा इसमें नहीं लिखा. उसने 3 मतलब कंपोनेंट्स प्रिपेयर किए थे इसके लिए. 3 कंपोनेंट्स प्रिपेयर किए थे. फिर एट रैंडम गॉस ने उठाए. गॉस को उस वक्त इजाजत मिला कि आप चूज कीजिए. गॉस ने एट रैंडम 2 लिए, एक ज्योमेट्री पे. तो ज्योमेट्री पे ये दोनों है. अब देखो इसने किस तरह ये डिफाइन किया, क्या किया इसने. ही पोज्ड द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू डिफाइन एन n डायमेंशनल स्पेस. n डायमेंशनल स्पेस किस तरह हम डिफाइन करते हैं, and ended up giving the definition of what today we call Riemann space. ये मुझे बताना था जरूरी. आपको Riemann space भी है किसी सेमेस्टर में, स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन मैथमेटिक्स. उनका सिलेबस तो काफी वास्ट होता है, या जो अंडर ग्रेजुएट भी करते हैं उनका भी होता है हायर किसी जगह Riemann space. तो Riemann space देखिए, हैबिलिटेशन प्रोग्राम में ही इसने अपने Riemann space का आगाज किया, डिफिनेशन दिया. उसके बाद इन दिस लेक्चर ऑल्सो ही ऑल्सो गेव डिफिनेशन ऑफ द कर्वेचर टेंसर.
कर्वेचर टेंसर की डेफिनेशन भी दी है, वो आप पढ़ते हैं कर्वेचर वगैरह। अब सेकंड फेज है, 2 पार्ट्स इसने दिया है इसके लेक्चर के, हैबिलिटेशन लेक्चर्स। इन सेकंड पार्ट हिज लेक्चर हैज डिस्क्राइब्ड द रिलेशनशिप ऑफ ज्योमेट्री टू द वर्ल्ड वी लिव इन। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसने पोज किए वहां पे। ही आस्क्ड व्हाट द डिमेंशन ऑफ रियल स्पेस was and what geometry described real space। इस पे इसने एट लेंथ बोला मैथमेटिशियन के सामने, उस वक्त के मैथमेटिशियन के सामने। तो ये भी मैंने आपके लिए मेंशन किया, अमंग रीमान's audience only Gauss was able to appreciate the depth of Riemann's thoughts। रीमान के थॉट्स क्या है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ये क्या क्या करेगा आगे। लेकिन इतना ही नहीं, आइंस्टाइन भी मौजूद था। आइंस्टाइन इज फाउंड द फ्रेम टू फिट हिज फिजिकल आइडियाज, हिज कॉस्मोलॉजी एंड कॉस्मोगॉनी। ये कॉस्मोलॉजी फिजिक्स में आता है। आइंस्टाइन ने ये भी लिखा, स्टेटमेंट आइंस्टाइन ने ये दिया, द रीमान's addresses separate was just what physics needed। उस वक्त आइंस्टाइन ने दिया ये इसके बारे में, इसके हैबिलिटेशन प्रोग्राम जो इसने दिया, हैबिलिटेशन लेक्चर्स, तो ये दिया स्टेटमेंट उस वक्त आइंस्टाइन ने। चलिए आगे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपके साथ एक और शेयर करता हूँ, ये आपको काम आएगा। आमतौर पे आप देखेंगे इवन यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसरों के दरमियान होता है अनबन, सब्जेक्ट अनबन होता है, समझे आपको? सब्जेक्ट अनबन आमतौर पे होता है प्रोफेसरों के दरमियान। तो आप याद रखिए, अगर आप आमतौर पे ये होता है, आपको करना चाहिए, अगर आपने रिसर्च किया किसी प्रोफेसर के अंदर, तो वो तो आप प्रोफेसर जिसके अंडर आप रिसर्च किया तो उसके साथ हेलो हाय तो होता ही है। जो ए के साथ आपने रिसर्च किया, बी को भी आप हेलो हाय कहें, वरना लोग फंस जाते हैं। ये तो आमतौर पे देखा जाता है यूनिवर्सिटी में, किसी को 4-4, 5-5 साल लगते हैं अपने पीएचडी का कंप्लीट करने में। ये वहाँ पे होता है डिपार्टमेंटों में। मैं आपको एक चीज़ इसका शेयर करूँगा, आप देखेंगे क्या इन मैथमेटिक्स में ये चीज़ होता है। देखो क्या हुआ, ये मैंने लिखा है वर्थ नोटिंग। वेरिस्ट्रॉस सबमिटेड अ फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ जनरल एबेलियन फंक्शन। एक पेपर वेरिस्ट्रॉस ने उस वक्त लिखा था, वेरिस्ट्रॉस ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ 18th सेंचुरी वेरिस्ट्रॉस, उसने एक पेपर सबमिट किया बेर्लिन एकेडमी में इन 1857। वो पेपर जो उसने सबमिट किया वो किस पे था? ट्रीटमेंट ऑफ जनरल एबेलियन फंक्शंस। ये पेपर उसने सबमिट किया वेरिस्ट्रॉस ने, उसको भी मतलब था ये पेपर मेरा बहुत ही अच्छा, इसमें प्रेज वगैरह आएगा। देखो क्या हो रहा है, Riemann's paper on the same theme appeared in the Choral Journal volume। जर्मन में एक वॉल्यूम, मशहूर वॉल्यूम, उस वक्त इस वक्त भी होगा, उसमें उस वक्त का 54th जो वॉल्यूम था, 54th वॉल्यूम। तो रीमान ने इसी थीम पे अपना पेपर सबमिट किया, जो वेरिस्ट्रॉस ने किया था, ट्रीटमेंट और प्रॉपर्टी ऑफ जनरल एबेलियन फंक्शंस। तो रीमान ने भी ऐसा ही किया। देखो क्या हो रहा है, जो रीमान ने सबमिट किया जनरल में, इट कंटेन्ड सो मेनी अनएक्सपेक्टेड न्यू कॉन्सेप्ट्स, इतने न्यू कॉन्सेप्ट्स उसमें थे, दैट वेरिस्ट्रॉस वाज कंपेल्ड टू विथड्रॉ हिज पेपर। वेरिस्ट्रॉस ने क्या किया, उसने अपना पेपर विथड्रॉ किया। कहां से? उस जनरल से, उस बेर्लिन एकेडमी से, जहां उसने पेपर सबमिट किया था। मतलब ये डेप्थ दिखा रहा है कि रीमान कहाँ कहाँ पहुँचा, कि वो कितना आगे गया। लेकिन अब दो प्रोफेसर, मैंने बोला ना, कभी कभी प्रोफेसरों के दरमियान ये फिर मतलब ये अनबन होती है, कंपटीशन होता है। तो फिर देखो क्या वेरिस्ट्रॉस ने क्या किया, इसके जवाब में क्या किया वेरिस्ट्रॉस ने, ये देखिए। वेरिस्ट्रॉस ऑल्सो सबमिटेड ए क्रिटिसिज्म पेपर, उसने सबमिट किया फिर उसके बाद, ऑफ रीमान्स यूज ऑफ ड्रिचलेट क्या इसका नाम है, प्रिंसिपल। ड्रिचलेट प्रिंसिपल जो मैंने बताया, जो उसने लेक्चर्स अटेंड किए थे बर्लिन यूनिवर्सिटी में ड्रिचलेट के, वहां पे उसने वेरिएशनल प्रिंसिपल पे एक पेपर, एक मतलब प्रिंसिपल डेवलप किया था, जिसका नाम पड़ा था ड्रिचलेट प्रिंसिपल। तो वेरिस्ट्रॉस ने कहा कि भाई इसमें क्रिटिसिज्म किया
क्या किया, he had shown that minimizing a function, जो minimizing function है, was not guaranteed by Dirichlet principle, and people started doubting what Riemann's Dirichlet principle. ये मतलब आप समझिए आपस में इसका टकराव, इसने दिया जवाब, टकराव का जवाब टकराव से। ये होता है मैथमेटिशियनों के दरमियान। पहले जब उसने पेपर सबमिट किया था तो उसने देखा कि भाई रहमान तो इसमें कुछ और बता रहा है कि जो मुझे पता ही नहीं था, पेपर वापस निकालो, पेपर वापस निकालता है। फिर वेरिस्ट्रास काम करता आगे 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 वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि जो रहमान का डिरिचलेट प्रिंसिपल है उसमें मिनिमाइजिंग फंक्शन जो है वो उसके वो अंडर दैट प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं, तो पीपल स्टार्टेड डाउटिंग व्हाट डिरिचलेट प्रिंसिपल। ये मैंने जस्ट बताया कि रहमान का मतलब डेप्थ कहाँ पे जा रहा है। तो फिर इसमें बहुत कुछ और है, आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपने टॉपिक पे आना है, अपने सिलेबस के हिसाब से आगे जाना है, तो ये भी मैं बताऊंगा फिर। तो फिर ये मतलब जो इसने डिफिनीशन दी है, क्या इसका नाम है, रहमान इंटीग्रल का 1854 या 58, वो मैं शेयर करूंगा 54 या 58 में, लेकिन वो उसके डेथ के बाद 1866 में उसकी डेथ होती है। 1868 में फिर वो रिकमेंड किया गया, एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड ने कि रीमान इंटीग्रल, वो जो आपको पढ़ना है रीमान इंटीग्रल, वो फिर आया उसके डेथ के बाद, उसका मतलब रिकॉग्निशन उसकी मिली। इंटीग्रल क्या इसका नाम है, रीमान इंटीग्रल का, ये थोड़ा मैंने बताया। तो मुझे लग रहा है कि आपने ये थोड़ा बहुत इसकी लाइफ हिस्ट्री एंजॉय की होगी, क्या इसने काम किया, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको भी एक एंथुसिज्म मिलेगा। आप जो आप मैथ पढ़ते हैं आप भी मेहनत करेंगे भाई। अगर हम उतना नहीं कर पाएंगे तो 3% से 4% कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। तो ये आपने देखा रीमान ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा इतनी कम एज में। तो आगे हम देंगे डिफिनीशन और उसके बाद हम देंगे आपको लैंग्वेज जहाँ पर रीमान इंटीग्रल। लैंग्वेज में मैं बात आता हूँ, जब हम रीमान इंटीग्रेशन डिफाइन करते हैं उसमें बाउंडेडनेस आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रीमान ये क्या इसका नाम है, रियल एनालिसिस पूरा टच नहीं किया। रियल एनालिसिस स्टार्ट में आता है, रियल एनालिसिस में जब रियल नंबर हम डिफाइन करते हैं, फिर हम लेते हैं बाउंडेड, अनबाउंडेड, सेट्स, सुप्रीमियम, इन्फीमियम वगैरह क्या होता है, तो वो मैंने वहाँ पे नहीं दिया ना, क्योंकि आपने रीमान इंटीग्रेशन बीच में मांगा। ये तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी कुछ है वो जो मांग रहे थे, तो लेकिन मैं आपके साथ अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा, आपके साथ बेहतरीन तरीके से शेयर करूंगा कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स क्या होते हैं, उसमें सुप्रीमियम, इन्फीमियम क्या है। क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन जो है उसमें सैंडविच प्रिंसिपल यूज होता है। ये लिमिट फंक्शन में लिमिट इसमें आता है, अपर सम, अपर सम और लोअर सम का सम आता है, जो उसमें दरमियान हम एरिया निकालते हैं, वही आता है आपका रीमान इंटीग्रेशन। ये भी मैं बताऊंगा। आप में से किसी को जहन में आएगा भाई हम डिफिनिट इंटीग्रल करते हैं वहाँ भी एरिया निकलता है, हम रीमान इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ भी एरिया निकलता है। आप समझ लीजिए ये ऐसा है कि इसको हम कहते हैं, ये है जो हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन है, इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, जनरलाइजेशन। आप रीमान इंटीग्रेशन में भी आगे कुछ बहुत से प्रॉब्लम्स है, ये आप एवरी बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि जब कोई फंक्शन मतलब पार्शियली डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अनबाउंडेड फंक्शन है, वहाँ हमें आता है लिबेग इंटीग्रल। लिबेग इंटीग्रल को क्या हम कहते हैं, इट इज़ द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ रीमान इंटीग्रल। जो रीमान इंटीग्रल में खामियां होते हैं एप्लीकेशन में, वो खामियां दूर होते हैं कहाँ से, लिबेग इंटीग्रल। जो लिबेग ने जॉन हेनरी लिबेग उनका हो, तो लेकिन लिबेग तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा डिस्कस लिबेग इंटीग्रल, क्योंकि लिबेग इंटीग्रल के लिए आपको मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लिबेग ने इसी ईयर में जो 1800 सेंचुरी है उसी में लिबेग ने दिया एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैथ में, दैट इज नोन एज मेजर थ्योरी। मेजर थ्योरी की मदद से हम लिबेग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लिबेग इंटीग्रेशन जो है दैट इज द जनरलाइजेशन ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड रीमान इंटीग्रेशन। ये मैंने थोड़ा बताया कि रीमान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, रीमान कब पैदा हुआ, फिर रीमान जो उसका कुछ मतलब हेल्थ डिटोरेट हो गई तो वो फिर गटिजन से जाता है 1863 में, क्या इसको नाम कहते हैं, बर्लिन, तो इटली जाता है, इटली में उसका
डेथ होता है एक जगह, सेलेस का उसका नाम है एक सिटी का, वहाँ उसकी डेथ होती है 1866 20 जुलाई 1866 1866 में 66 में उसकी डेथ होती है। लेकिन जो रीमान इंटीग्रल है वो उसके डेथ के बाद रिकॉग्नाइज हुआ, जब उसने इसकी डिफिनीशन दी थी शायद 1854 या 1858 में, वो मैं बताऊंगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, क्या इसका नाम है, लाइफ हिस्ट्री, ऑल्दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। Your syllabus line will come after two lectures. Let us hope you have understood this, you have enjoyed this. Thank you very much. See you next lecture.